गुड डे स्टूडेंट्स। आज की हम क्लास में पढ़ेंगे व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करने वाले कारक। हमने इससे पूर्व की क्लासेस में पढ़ा था पर्सनैलिटी डेवलपमेंट यानी व्यक्तित्व विकास की परिभाषा, अर्थ और व्यक्तित्व विकास का वर्गीकरण कि किस प्रकार से विभिन्न तरह की पर्सनैलिटी को डिफाइन किया गया है। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग कारकों के आधार पर पर्सनैलिटी को डिफाइन किया और आज हम पढ़ेंगे व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करने वाले कारक। किसी भी विकास को प्रभावित करने वाले दो महत्वपूर्ण कारक माने जाते हैं। एक होता है वंशानुक्रम यानी हेरिडिटी, दूसरा होता है वातावरण यानी एनवायरनमेंट। ये दो फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी तरह के, चाहे वह सामाजिक विकास हो, चाहे मनोवैज्ञानिक विकास हो, चाहे संवेगात्मक विकास हो, चाहे संज्ञानात्मक विकास हो या व्यक्तित्व विकास हो, वह व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। वंशानुक्रम से यहाँ तात्पर्य यह है जो वंश यानी पैदा होने से पूर्व पेरेंट्स के द्वारा उन्हें मिले गए हों, उन कारकों की वजह से यदि कोई चीज़ प्रभावित होती है वो कारक कहलाता है वंशानुक्रम। और वातावरण जो पैदा होने के बाद में जो एनवायरनमेंट होते हैं, भौतिक वातावरण होता है, पारिवारिक वातावरण होता है, स्कूल का वातावरण होता है, उनसे जो बच्चों के ऊपर प्रभाव पड़ता है, उसके विकास पर जो प्रभाव पड़ता है वो कहलाता है वातावरण। ठीक है, इन दोनों के सम्मिलित रूप से कार्य करने पर ही व्यक्तित्व श्रेष्ठ एवं सुंदर बनता है। मान लीजिए किसी की वंशानुक्रम से उनको बहुत अच्छी पर्सनैलिटी मिली हुई, कि पेरेंट्स बहुत अच्छी पर्सनैलिटी वाले थे या उनमें ट्रेट्स बहुत अच्छे थे, जीन्स उसमें बच्चे में अच्छे आए हैं, बच्चे की लंबाई, चौड़ाई, IQ सब बहुत अच्छा है। ठीक है, लेकिन यदि एनवायरनमेंट अच्छा नहीं होगा तो वो गुण उसमें परिलक्षित नहीं होंगे, तो उसका व्यक्तित्व श्रेष्ठ और सुंदर नहीं बनेगा। इसलिए दोनों, और इसी तरह से वाइस वर्सा हम उल्टा देखेंगे कि किसी को हम कितना ही अच्छा वातावरण दे दें, कैसे ही उसमें रख लें, लेकिन इसमें यदि कोई मनोवैज्ञानिक वंशानुक्रम से कोई ऐसी कमजोरी आई हुई है, कोई बीमारी आई हुई है, या फिर उसमें शारीरिक विकलांगता आई हुई है, या उसकी मानसिक बुद्धि जो है, योग्यता जो है वो कम है, तो हम कैसा भी उसको एनवायरनमेंट उपलब्ध करवा देंगे तो उसकी पर्सनैलिटी में कहीं ना कहीं उसका परिलक्षण दिखाई देगा। तो यानी यदि किसी की वंशानुक्रम, वातावरण दोनों ही कारक प्रभावी होते हैं और सामूहिक रूप से ही बच्चे के व्यक्तित्व के ऊपर प्रभाव डालते हैं। इन दोनों के सम्मिलित रूप से कार्य करने पर ही व्यक्तित्व श्रेष्ठ एवं सुंदर बनता है। ऐसा कोई भी कारक नहीं है जो व्यक्तित्व के केवल एक ही हिस्से को प्रभावित करता हो। प्रत्येक कारक व्यक्ति के संपूर्ण विकास को प्रभावित करता है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि कोई भी ऐसा चीज़ नहीं होता है कि सिर्फ, जैसे हमने वंशानुक्रम में देख लिया कि कोई बीमारी सिर्फ व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करेगी, नहीं, वो उसके सामाजिक विकास को भी प्रभावित करेगी, उसके शारीरिक विकास को भी प्रभावित करेगी, उसके भाषा विकास को भी प्रभावित करेगी, उसके मनोवैज्ञानिक विकास या संज्ञानात्मक विकास उसको भी प्रभावित करेगी। तो यानी सभी कारक सामूहिक रूप से ही उत्तरदायी होते हैं किसी भी चीज़ को प्रभावित करने के लिए। जैसे यदि किसी बालक में शारीरिक दोष है, फिजिकल डिफेक्ट है, तो उस दोष के कारण, जैसे कहने को तो ये सिर्फ शारीरिक अयोग्यता हुई, उसका हाथ नहीं है, उसका पाँव नहीं है, उसकी आंखें नहीं है, डेफ एंड डम है, कोई भी तरह की शारीरिक दोष है, विकलांगता है, तो ऐसा नहीं है कि उसका बच्चे की सिर्फ चलने पे यानी शारीरिक विकास पर भी प्रभाव पड़ेगा, नहीं, उसका प्रभाव उसके सामाजिक विकास पे भी पड़ेगा कि लोग उसको हंसी उड़ाएंगे, उसके मजाक बनाएंगे, उसका मनोवैज्ञानिक विकास पर भी प्रभाव पड़ेगा क्योंकि वो हंसी उड़ा रहे हैं या कुछ ऐसा है, तो उसका एडजस्टमेंट नहीं हो पाएगा, तो उसका ध्यान उस तरफ नहीं केंद्रित हो पाएगा। उसके अलावा भी कई फैक्टर्स होते हैं, जैसे संवेगात्मक विकास, चिड़चिड़ा रहेगा बच्चा, उसका संवेगों में कंट्रोल, नियंत्रण कम रहेगा। तो यानी विकलांगता या दोष तो सिर्फ एक है, लेकिन उसकी वजह से सिर्फ एक ही विकास प्रभावित नहीं होता है, सारे ही विकास प्रभावित होते हैं। तो इस दोष के कारण बालक को न केवल चलने फिरने, दौड़ने में मुश्किलें आती है, बल्कि समाज में उसकी हंसी उड़ाई जाती है। यदि कोई फिजिकल डिफेक्ट है तो उसकी हंसी उड़ाई जाती है, अतः उसका संपूर्ण व्यक्तित्व जो है वो प्रभावित होता है। ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ एक चीज़ प्रभावित होती है। अब पढ़ेंगे व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक कौन कौन से हैं। वंशानुक्रम, वातावरण, शरीर रचना और शरीर दशा, अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो हम एक एक को लेते हैं। वंशानुक्रम, फर्स्ट फैक्टर होता है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम यानी मैंने जैसे पहले भी बताया कि जन्म से पूर्व जन्मजात जो गुण होते हैं या जो क्वालिटीज़ होते हैं, या नेगेटिव या पॉजिटिव, या जो कोई विकलांगता है यदि किसी बच्चे में पाई जाती है तो उसका व्यक्तित्व के ऊपर हमें प्रभाव देखने को मिलेगा।
मान लीजिए वंशानुक्रम के तहत ऐसी कोई बीमारी बच्चे में है, लाइक डायबिटीज़ है या शारीरिक विकलांगता है या मानसिक अयोग्यता है या अन्य तरह की, मान लीजिए उसका रंग काला है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो उसको वंशानुगत तरीके से मिली है, या वो बोने उसके पेरेंट्स है तो बच्चा भी बोना होगा, या पैदा होने से पहले उससे ही पहले उनके जब जीन का मिश्रण हो रहा था उस समय में कोई कमी रह गई तो ड्वार्फ बच्चा हो गया। तो यानी ये वंश जन्मजात जो उसमें कमियां रह गई, तो उस बच्चे का यदि विकास होगा तो उसका व्यक्तित्व विकास नेगेटिव साइड में होगा, मतलब उसका प्रभावित करेगा वो चीज़ कि उस बच्चे का विकास सामान्य नहीं होगा। उसी तरह से ऐसा नहीं कि वंशानुक्रम के कारक सारक नेगेटिव करते हैं। मान लीजिए किसी बच्चे के पेरेंट्स बहुत इंटेलिजेंट है तो बच्चे के भी इंटेलिजेंट होने की पूरी संभावना है। तो ऐसे बच्चे को यदि अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, क्योंकि जीन्स तो उसमें अच्छे वाले आए हुए हैं और एनवायरनमेंट अच्छा होगा, तो उन एनवायरनमेंट से उन जीन्स को मोटिवेशन मिलके वो परिलक्षित होगा, तो उसका व्यक्तित्व विकास उससे पॉजिटिव सेंस में प्रभावित होगा। तो व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करने वाले कारक में सबसे पहला कारक होता है वंशानुक्रम। दूसरा है वातावरण, शरीर रचना एवं शारीरिक दशा। इसको हम अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे, जैसे मैंने बताया वंशानुक्रम और वातावरण। वातावरण में भी इन्होंने क्या क्या कहा है, जैसे शरीर रचना और शारीरिक दशा उसका फर्स्ट कारण होता है। क्या होता है कि जैसे बच्चा कैसा है, मोटा है, पतला है, छोटा है, टिंगना है, काला है, गोरा है, इन सब चीज़ों का भी व्यक्तित्व विकास पर प्रभाव पड़ता है। वो अलग फैक्टर है कि कई बार बच्चा इंटेलिजेंट काला होते हुए भी या सुंदर नहीं होते हुए भी, शारीरिक सौंदर्य नहीं होते हुए भी अच्छी पर्सनैलिटी वाला हो सकता है, क्योंकि उसका कोई ना कोई दूसरा गुण जो है वो ज़्यादा प्रभावी होगा। तो हम जब शारीरिक रचना और शारीरिक दशा की बात करेंगे तो हमने पहले की क्लास में भी पढ़ा था कि बच्चे की जो विभिन्न ग्रंथियां होती हैं वो उसको प्रभावित करती है, उसके जो भी विकास होता है उसको प्रभावित करती है। तो हमारे शरीर में विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं हमारे शरीर में, जो विभिन्न चीज़ों को कंट्रोल करती है। जैसे हमने पहले की क्लास में इसके बारे में डिटेल से पढ़ा है, हम फिर भी एक बार रिपीट कर लेते हैं। पहले आती पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड। पीयूष ग्रंथि ये मस्तिष्क में पाई जाती है, ये शरीर को लंबाई देने के लिए उत्तरदायी है। यदि मान लीजिए किसी बच्चे की पिट्यूटरी ग्लैंड अच्छे से फंक्शन करती है या अच्छा हार्मोन सिक्रीट कर रही है तो बच्चे की लंबाई बहुत अच्छी होगी। लेकिन यदि पीयूष ग्रंथि ज़्यादा सक्रिय है तो ऐसा भी तो हो सकता है कि लंबाई एक एबनॉर्मल तरीके, असामान्य तरीके से बहुत ज़्यादा लंबा हो जाए। मान लीजिए कोई बच्चा 7 फुट का होगा तो उसकी पर्सनैलिटी कहीं ना कहीं इसको अफेक्ट करेगी। तो पीयूष ग्रंथि का निश्चित मात्रा में हार्मोन का श्रावण करना बहुत जरूरी है। यदि पीयूष ग्रंथि कम सक्रिय करती है तो वो बच्चा छोटा भी रह सकता है, मानसिक योग्यता में कमी भी हो सकती है और संवेगात्मक योग्यता में भी कमी हो सकती है। इसके बारे में हमने डिटेल में हमने पहले की क्लासेस में पढ़ा था, तो हम उसी क्लासेस को अभी दोबारा से देख लेते हैं। ये है W.B. कैनन ने बताया था कि पिट्यूटरी ग्लैंड, जिस बच्चे की पिट्यूटरी ग्लैंड ज़्यादा स्राव करती है, क्रियाशीलता अधिक है, वो संवेगात्मक रूप से स्थिर चित्त वाला होगा, स्वभाव शांत होगा, हंसमुख मिलनसार होगा। तो उसका व्यक्तित्व को प्रभावित कर दिया। और यही पिट्यूटरी ग्लैंड यदि उसकी कम सक्रिय है तो इसका उल्टा होने लग जाएगा, उग्र प्रवृत्ति का होगा। दूसरी ग्लैंड आती है हाइपरथायराइड। हाइपरथायराइड ग्लैंड यानी जो थायराइड ग्लैंड होती है उसका सिक्रीशन में यदि क्रियाशीलता अधिक होती है तो वो कहलाती है हाइपरथायराइड, और यदि क्रियाशीलता कम होती है तो वो कहलाती है हाइपोथायराइड। दोनों का अपना प्रभाव बच्चे की पर्सनैलिटी पे दिखाई देगा। आपने देखा होगा कि हाइपरथायराइड जब थायराइड ग्लैंड की क्रियाशीलता अधिक होती है तो बच्चा असामान्य रूप से मोटा हो जाता है। असामान्य रूप से मोटा होगा तो नेचुरल उसकी क्रियाशीलता बाकी चीज़ों में कम हो जाएगी। बच्चे मजाक भी बनाएंगे, वो अपने आप को एक्टिव भी महसूस नहीं कर पाएगा, उसकी शारीरिक स्थिति है, उसके कई तरह के समायोजन में बाधा बनेगी। तो हाइपोथायराइड यदि शरीर की थायराइड ग्लैंड की क्रियाशीलता अधिक है तो ऐसा बच्चा क्या होता है, महत्वाकांक्षी बहुत होगा। इन्होंने सिर्फ व्यवहारात्मक गुण देखा है, लेकिन हम कह रहे हैं कि इनका शारीरिक और चीज़ों पर भी असर होता है, जैसे कि हाइपोथायराइड मतलब बच्चा मोटा होगा। ठीक है। फिर एक पैराथायराइड भी एक थायराइड ग्लैंड होता है। यदि इसकी क्रियाशीलता अधिक होती है तो बच्चा कुटिल स्वभाव का बनता है, चिड़चिड़ा, लड़ाकू, चालाक इस किस्म का बनता है, जल्दी से उत्तेजित हो जाता है, ईर्ष्यालु बनता है।
और यदि इसकी क्रियाशीलता सामान्य रहती है तो संवेगात्मक स्थिरता पाई जाती है। फिर आता है हाइपोथायराइड। हाइपोथायराइड जब थायराइड की क्रियाशीलता कम होती है। थायराइड की जब क्रियाशीलता कम होती है तो बच्चा सुस्त होता है, अब बहुत पतला होता है, ये मंद बुद्धि वाले भी हो सकते हैं और भी इसमें कई तरह की कमियां हो सकती है। तो थायराइड ग्लैंड की यदि फंक्शनिंग अच्छी नहीं होगी तो बच्चे के व्यक्तित्व विकास पर इसका दुष्प्रभाव आसानी से देखा जा सकता है। उसके बाद आता है एडिनरी ग्लैंड। एड्रिनल ग्रंथि जो है वो यदि क्रियाशीलता किसी की अच्छी है तो बच्चा शारीरिक रूप से जल्दी से परिपक्व हो जाएगा। तो उसकी पर्सनैलिटी लगेगी, भाई 10 साल का बच्चा है, उसकी क्या पर्सनैलिटी है, क्या ग्रोथ है, कितना अच्छा बोलता है, कितना अच्छा लिखता है, क्या दिखाई दे रहा है। मतलब एड्रिनरी ग्लैंड यदि इसकी अच्छी है तो परिपक्वता एज टू नॉर्मल किड्स जो है, बच्चे जो है, उनमें जल्दी से देखी जा सकती है। फिर होते हैं गॉनेडोट्रोपिन हार्मोन्स होते हैं जो जनन से जननांग ग्रंथियों से रिलेटेड होते हैं। यदि ये हार्मोन की क्रियाशीलता ज़्यादा होती है तो बच्चे में कहीं ना कहीं कुछ अच्छा भी मिलेगा और बुरा भी दिखाई देगा। ठीक है, तो यदि इसमें ये देखिए एड्रिनल ग्रंथि की हमने पढ़ा, जनन ग्रंथियां वही हो गया, थायराइड गॉनेडोट्रोपिन हार्मोन्स निकलती जनन ग्रंथियां, यानी जो पुरुष और स्त्री होने के लिए जो उत्तरदायी ग्रंथियां होती हैं उनका श्रावण होता है। तो किसी में यदि इन ग्रंथियों का श्रावण ज्यादा होता है तो वो बच्चा सामाजिक रूप से असमायोजित माना जाएगा, समायोजन में उसको समस्या आ सकती है। और जिसकी जनन ग्रंथियां विकसित नहीं होती है, हार्मोन सही से प्रभावित नहीं होता है, तो उसमें भी उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर नकारात्मक प्रभाव आसानी से देखा जा सकता है। तो ये अभी आज के हमने क्लास में पढ़ा। व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करने वाले कारक में मुख्य है वंशानुक्रम और वातावरण। वातावरण का जो पहला कारक है वो है शरीर रचना, शारीरिक दशा। शरीर रचना एवं शारीरिक दशा किन कारणों से अलग होती है? वो होती है अंतःस्रावी ग्रंथियों के कारण। अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी होती है? पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, जनन ग्रंथि। ये डिफरेंट ग्रंथियां जो है वो बच्चे के विभिन्न विकासों को प्रभावित करती है और विभिन्न तरह की गतिविधियों को प्रभावित करती है। तो उससे उनके पर्सनैलिटी के ऊपर प्रभाव आसानी से देखा जा सकता है। नेक्स्ट आता है परिपक्वता। परिपक्वता मैंने पढ़ा भी था, बताया आपको पहले की क्लास में भी कि एड्रिनल ग्लैंड जो होती है वो परिपक्वता के लिए उत्तरदायी है। यदि किसी व्यक्ति में किसी चीज की मैच्योरिटी समय से आती है तो उसका व्यक्तित्व विकास भी अच्छा होगा। यदि वो मैच्योरिटी समय के बाद आती है, इमेच्योर रह जाता है, तो भी बच्चे का विकास प्रभावित होगा। और समय से पूर्व आती है तो भी व्यक्तित्व विकास प्रभावित होगा। मैच्योरेशन एक ऐसा फैक्टर है जो किसी भी चीज की लर्निंग को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। मैच्योरेशन क्या होता है? अंग की परिपक्वता। मैच्योरेशन से यहाँ मतलब है हमारा अंग, जैसे कोई फंक्शनिंग है, जैसे मान लीजिए मेरे को चलना है और मेरे पाँव की यदि पाँव की मांसपेशियां सक्रिय नहीं है या पूरी अच्छी तरह से मैच्योर नहीं हुई है, वो इतना वजन नहीं ले पा रही है, मेरा मस्तिष्क पूरा परिपक्व नहीं हुआ है, तो उसका व्यक्तित्व विकास के ऊपर, बच्चे के ऊपर आसानी से इसका आंसर प्रभाव देखा जा सकता है। तो परिपक्वता एक ऐसा फैक्टर है जो व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करता है। फिर एक फैक्टर होता है लिंग। व्यक्तित्व विकास को लिंग भी बहुत प्रभावित करता है। पुरुष और महिला ये दोनों का अपना अपना व्यक्तित्व होता है। जैसे यदि हम किसी एक अच्छी महिला की तस्वीर को इमेजिन करते हैं कि हम सोचते हैं कि एक अच्छी महिला के बारे में आप बताइए, तो हमारे एकदम से एक स्कीमा होता है, सुसंस्कारित, साड़ी वाली, सुसज्जित, आंखों में लज्जा, कुछ उसके गुण होते हैं। उनके साथ में जो व्यक्ति जी रहा है, जो व्यक्ति है, वो हम उसके एक फोटो ड्रॉ करके बता सकते हैं कि ये महिला है। यानी महिला जो सुलभ जो गुण होते हैं वो यदि व्यक्ति में गुण पाए जाते हैं तो उसके व्यक्तित्व वो सकारात्मक होगा। यदि वो गुण नहीं पाए जाते हैं, उनका अभाव होगा, तो उसमें नकारात्मक आसानी से देखी जा सकती है। इसी तरह से पुरुष के बारे में हम देख सकते हैं कि पुरुष हार्मोन या पुरुष में जो गुण पाए जाते हैं, मान लीजिए पुरुष एक बलशाली होता है, पुरुष में विभिन्न भाषा विकास और दूसरे विकास जो है, शारीरिक रूप से पुरुष ज़्यादा बलवान होता है, पुरुष में मैच्योरिटी ज़्यादा होती है, पुरुष जो है वो वीरता की एक रूप में देखा जाता है। मान लीजिए जैसा कोई पुरुष है और बहुत मैच्योर और कहे कि मुझे तो रात में घर से बाहर जाने में डर लगता है, तो हम उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, यानी ये उसकी पर्सनैलिटी का नेगेटिव है कि आप पुरुष हो क्या आप में। और यही बात यदि महिला कहती है कि मैं रात में जाने से डरती हूँ, तो उसको हम एक सामान्य तरीके से लेंगे, क्योंकि महिला में गुण हम उम्मीद करते हैं कि होता है, तो ये व्यक्तित्व विकास को नेगेटिव रूप में नहीं ले जाएगा। लेकिन पुरुष यदि इस तरह की बात करता है तो वो उसके लिए एक नकारात्मक कारक बन जाता है। तो लिंग जो है जो व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करता है।